नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। बीते 24 घंटों में 12,881 कोरोना के नए मामले दर्ज, 334 मरीजों की मौत। असम के बागजान तेल क्षेत्र में लगी आग से जुड़े सारे जरूरी पहलू, चीनी सामानों का बॉयकॉट। तो शुरुआत करते हैं कोरोना के अपडेट से। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में फिर से रिकॉर्ड 12,881 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 334 मरीजों की मौत दर्ज की गई है और 7,390 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3,66,946 हो गई है, जिसमें से 52.96% यानी कि 1,94,325 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। अब तक कुल मरीजों की मौत तकरीबन 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है और सक्रिय मामलों की संख्या इस समय 1,60,384 हो गई है। सक्रिय मामले यानी कि वो मामले जो अस्पतालों में कहीं ना कहीं कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आज जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक कुल 62,49,668 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 1,65,412 सैंपल की जांच बीते 24 घंटे में हुई है। अब चलते हैं अगली खबर पर, जो असम में धधक रही आग से जुड़ी हुई है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पब्लिक सेक्टर की ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्राकृतिक गैस का कुआं संख्या 5 है। नाम के लिहाज से बताएं तो यह असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल क्षेत्र पूर्वी असम में मौजूद है। इस कुएं में 27 मई 2020 को धमाका हुआ था, यानी हवा में उच्च दबाव पर भारी मात्रा में गैस फेंकते हुए अनकंट्रोलेबल स्तर से प्राकृतिक गैस की हवा में फैलने लगा था। 9 जून 2020 को अभी तक नामालूम कारणों से, यानी कि कोई भी कारणों का पता नहीं चला है, कुएं से आग लग गई और उत्तर पूर्व की कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी तक यह आग तेजी से फैल गया। इस आग लगने की वजह से कम 2 फायरमैन और शायद आसपास के गांव के अन्य लोगों की मौत हो गई। आसपास के घरों में घुटन होने लगी है और 7,000 से अधिक गांव वालों को 12 राहत शिविर केंद्रों में भेजा जा चुका है। इस धमाके से लगने वाली आग ने मानव जीवन, आवास और आजीविका और आसपास के इकोसिस्टम, विशेष रूप से फसलों, मिट्टी, जल निकायों और जल जीवन, वन्य जीवन, विशेषकर पक्षियों और सूक्ष्म जीवों को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। आग लगने से ठीक एक दिन पहले सिंगापुर स्थित अलर्ट डिजास्टर कंट्रोल कंपनी के एक्सपर्टों को ऑयल इंडिया लिमिटेड के धमाके को कंट्रोल करने में मदद करने के लिए बुलाया गया था। अब अमेरिका और कनाडा के अतिरिक्त विशेषज्ञों को भी इस काम के लिए बुला लिया गया है। भारी मशीनरी और अन्य उपकरणों और अन्य जगहों पर उपलब्ध हैं और ओएनजीसी क्षेत्र से लाए जा रहे हैं। कोई शक नहीं है कि एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है और आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तकरीबन आने वाले 4 हफ्तों तक यह ऑपरेशन चलने की उम्मीद है। बागजान की कुआं संख्या 5 ऑयल इंडिया लिमिटेड के सबसे समृद्ध गैस जलाशयों में से एक है। यह 4200 पाउंड पर स्क्वायर इंच के दबाव में तकरीबन 4 किलोमीटर की गहराई से गैस का उत्पादन करता है, जो लगभग 2700 पर स्क्वायर इंच से ज्यादा है। आधुनिक समय में बेहतर ड्रिलिंग तकनीक, बेहतर ड्रिलिंग तरल पदार्थ और एडवांस ब्लोआउट निवारक बीओपी नॉट के कारण तेल या गैस धमाके जैसी घटनाएं आम नहीं होती है। यानी कि ऐसे डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि तेल धमाके प्राकृतिक गैस के कुएं से बहुत कम हो पाते हैं। बीओपी बेहद भारी वॉल्व या इसी तरह के मशीनरी टूल होते हैं जो स्वाभाविक रूप से कुएं पर बैठ जाते हैं
और ड्रिलिंग तरल पदार्थ के पंपिंग को सक्षम करते हुए गैस, तेल या कुएं के किसी भी वेंटिलेशन को रोक देते हैं। गैस और तेल के दबाव में बदलाव से झटके पैदा होते हैं, जिसे ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान ऑपरेटरों द्वारा कई तरीकों से महसूस किया जा सकता है। अंततः बीओपी की तैनाती के जरिए अगर इस तरह के झटके को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो नतीजा धमाके के तौर पर सामने आ सकता है। ये सारी तकनीकी बातें वैज्ञानिक रह चुके और इस समय विज्ञान के क्षेत्रों में कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले डी रघुनंदन ने बताई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुताबिक उस मनहूस दिन बागजान की कुआं संख्या 5 की मरम्मत की जा रही थी। कुएं को खत्म कर दिया गया था, यानी कि उत्पादन बंद कर दिया गया था और मरम्मत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीओपी हटा लिया गया था। लेकिन इसके बाद नजदीक स्थित एक नए डिपॉजिट में वर्क ओवर या परीक्षण ड्रिलिंग चल रही थी। अचानक कुआं संख्या 5 से गैस बाहर रिसना शुरू हो गई और जल्द ही जबरदस्त धमाके के साथ टेम्परोरी तौर पर लगाया गया बैरियर जो उसको रोक सकता था वह फट गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रवक्ताओं के मुताबिक इस धमाके के बाद जो पहला कदम उठाया गया वह था पानी की छतरी की आड़ में बीओपी को बदलकर कुआं खोदना। हालांकि अब बहुत कम जगह और कुएं के मुहाने के ऊपर खुले जगह की अनुपलब्धता के कारण यह एक बड़ी चुनौती और उच्च जोखिम जैसा मामला है। यह कुएं के दोषपूर्ण डिजाइन और गलत तरीके से बनाए गए ढांचे की ओर इशारा करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर यह बात संभावना पैदा होती कि कुएं में दिक्कतें आ सकती हैं तो उन संभावनाओं को ठीक करने के लिए ऐसी डिजाइन नहीं बनाई गई थी जिनसे वह संभावनाएं भी ठीक हो जाएं। ऑयल इंडिया लिमिटेड को अब कुएं को ढकने के लिए एक भारी हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्टर लगाना होगा, फिर ड्रिलिंग कीचड़ में पंप करना होगा और पास के डंगोरी नदी में एक विशेष अस्थायी जलाशय का निर्माण करके कुएं तक पाइपलाइन बिछाना होगा। यह आगे इमरजेंसी की स्थितियों के लिए खराब व्यवस्था को रेखांकित करता है। खत्म कर दिए गए कुएं में धमाका क्यों और कैसा हुआ, इसकी जांच ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जा रही है। असम सरकार ने इस घटना को लेकर एक वरिष्ठ नौकरशाह की अगुवाई में जांच का आदेश दे दिया है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों और निवारक अधिकारियों के दबाव से मुक्त, खास तौर पर न्यायिक निगरानी के तहत विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाने वाली केवल एक स्वतंत्र जांच से ही शक्तिशाली पब्लिक सेक्टर यूनिट के इस उपक्रम में आपदा के पीछे के सभी कारणों के साथ साथ इसमें शामिल विभिन्न संगठनों और संस्थानों की जिम्मेदारी का ठीक ठाक पता लगाया जा सकता है। यानी कि एक ऐसी पैनल बननी चाहिए थी जिसमें एक्सपर्ट हों और ये पता लगाएं कि कहां पर दिक्कतें हुई। केवल नौकरशाहों के पैनल से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। चूंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्र में कई ऐसे कुएं हैं जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के सभी कच्चे तेल और उसकी प्राकृतिक गैस के करीब 90% उत्पादन में योगदान देते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के भीतर ऑयल इंडिया लिमिटेड इमरजेंसी में काम करने वाली टीम और इसके बुनियादी ढांचे की कमी गंभीर चिंता का विषय है। इस गैस धमाके में प्रोपेन, मीथेन, प्रोपलीन और अन्य गैसों का मिश्रण पैदा हुआ जो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में हवा में फैल गया। कई दिनों तक गांव के लोग भूमि और जल से जुड़े जगहों पर अपनी आंखों में जलन, सिर दर्द, गैस लगने जैसी शिकायतें करते रहें। सेहत पर पड़ने वाले इस असर की निगरानी स्पष्ट रूप से लंबे समय तक रखी जानी चाहिए। जाहिर तौर पर आग लगने से बचने की कोशिश करते हुए डूबने से मर गए 2 फायरमैन के परिवारों को ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा मुआवजे का भरोसा दिया गया है। हालांकि उस पर भी आगे नजर रखने की जरूरत है। आसपास के लगभग 50 घर
पूरी तरह या आंशिक रूप से जल गए हैं और कुछ हजार परिवार अब राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इन सभी परिवारों के पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन के साथ साथ उनके घरों के पुनर्निर्माण यानी कि रीमैन्युफैक्चरिंग और नुकसान की क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन का ध्यान स्पष्ट रूप से आगे रखना होगा। कई और लोग भी अपनी फसलों, जमीन, पशुधन और आजीविका को नुकसान से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हवा द्वारा बहा ले गए घनीभूत गैस और दहन के अवशेष भूमि, कृषि उत्पाद और जल निकायों पर जमा हो गए हैं। सुपारी, केला, चाय और बांस की खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि आने वाले दिनों में खेती बाड़ी पर भी इसका असर पड़ सकता है। जैसा कि हमेशा होता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम सरकार, पुलिस, जिला प्रशासन और इसी तरह की और एजेंसियां जांच पड़ताल में लगी हुई हैं, जबकि तेल व गैस के क्षेत्र में बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट की शक्ति और राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड की निरंतर गतिविधियों में असम सरकार का मजबूत निहित स्वार्थ को देखते हुए राज्य के साथ साथ केंद्र, विशेष रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पर्यावरण रेगुलेटरी ऑफिसरों की सक्रिय मिलीभगत लगती है। इसलिए स्वतंत्र न्यायिक निगरानी के तहत विशेषज्ञों की केवल एक स्वतंत्र जांच समिति ही ऐसे जरूरी नतीजे तक पहुंच सकती है और बता सकती है कि गड़बड़ियां कहां हुई। बड़े संदर्भ में इस तरह की जांच से इस घटना के सिलसिले में पूरी सच्चाई का पता लगना चाहिए। इससे होने वाले इकोलॉजी नुकसान का बड़े स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधों को जो नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी की बहाली के लिए जरूरी रिफॉर्मेटिव कार्रवाई की सिफारिश होनी चाहिए और इससे जुड़ी हुई लागत को ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा वहन किया जाना चाहिए और जीवाश्म ईंधन की खोज और कम से कम उत्तर पूर्व के इस हिस्से में निष्कर्षण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी जा रही बेपरवाह पर्यावरणीय मंजूरी को पलटे जाने के उपाय भी सुझाए जाने चाहिए। इस चल रही जांच को खास तौर पर जिन बातों पर गौर करना चाहिए उनमें शामिल हैं धमाके को लेकर ऑयल इंडिया लिमिटेड बागजान की कुआं संख्या 5 के डिजाइन और लेआउट और उससे जुड़े हुए बुनियादी ढांचे, इस स्थल पर और आमतौर पर बागजान तेल क्षेत्र में सुरक्षा के उपाय और इमरजेंसी के समय की तैयारियां, धमाके के समय के मौके पर मौजूद ऑयल इंडिया लिमिटेड कर्मियों की ऑपरेशन से जुड़ी संबंधित त्रुटियां और क्षमताएं, क्या किसी भी शुरुआती चेतावनी के संकेत का पता लगाया जा सकता था। इन सारी पहलुओं के बारे में जांच की जाने की जरूरत है। यह बागजान से संबंधित हर एक पहलू को बहुत बारीक तरीके से इस पूरे खंड को बताया है वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके डॉक्टर डी रघुनंदन ने, जो इस समय विज्ञान के क्षेत्र में कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। अब चलते हैं आज सबसे बड़ी खबर पर, जो है चीनी सामानों के बॉयकॉट से जुड़ी हुई। भारत चीन सीमा की तनाव की वजह से शहीद हुए 20 सैनिकों के साथ पूरा देश खड़ा है और उनके साथ अपनी संवेदना भी जाहिर कर रहा है। लेकिन भारत में एक अजीब तरह की पहल निकल पड़ी है। यह पहल है चाइनीज सामानों का बॉयकॉट करना, यानी चाइनीज सामानों के इस्तेमाल से खुद को दूर रखना और दूसरे को भी सुझाव देना कि वो चाइना के सामानों का इस्तेमाल ना करें। तस्वीरें तो ऐसी आ रही हैं कि लोग छतों से चाइनीज टीवी जमीन पर फेंक रहे हैं और उसे तहस नहस कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सामानों का बॉयकॉट पहली बार हो रहा है। आज़ादी के पहले भी अंग्रेजी सामानों का बॉयकॉट किया जाता था। उस समय यह तरीका बेहद प्रभावी था, लेकिन आज के वैश्वीकृत होती दुनिया में यह तरीका बहुत बचकाना है। तकरीबन 3/4 चीनी सामान जो भारत में आते हैं उनका इस्तेमाल भारतीय अपना प्रतिदिन की रोजाना के कामकाज में करते हैं, जैसे कि एलईडी लाइट के 30 से 40% कंपोनेंट चीन से आते हैं।
दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 2/3 अवयव इंग्रेडिएंट भी चीन से आते हैं। कहने का मतलब यह है कि केवल स्मार्टफोन ही नहीं, मोबाइल फोन ही नहीं या दिवाली की लड़ियां झड़ियां ही नहीं, बल्कि बहुत सारे सामान चीन से आते हैं। अगर युद्ध भी होता है तब भी यह संभव होगा कि चीनी सामानों का बहिष्कार हो पाए। इसके बाद चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारतीय स्टार्टअप कंपनियों में लगा है। चीन के तकनीकी निवेशकों ने मार्च 2020 तक 5 वर्षों में भारतीय स्टार्टअप कंपनियों में करीब $4 अरब का निवेश किया। भारत के 30 यूनिकॉर्न यानी कि $1 अरब से अधिक की वैल्यूएशन वाली स्टार्टअप में 18 में चीन का निवेश है, यानी कि चीन का पैसा लगा है। चीन की 2 दर्जन तकनीकी कंपनियां भारत के 92 बड़े स्टार्टअप में पूंजी डाल चुकी हैं। शियोमी भारतीय बाजार की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है और हुआवे सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण सप्लायर है। अलीबाबा, टेंसेंट, सनवेई कैपिटल, पेटीएम, बिग बास्केट, डेली हंट, टिकनाउ, विड्रिली, रैपिडो, जोमेटो, स्नैपडील, ई कॉमर्स, फिनटेक जैसे प्रतिष्ठान बड़े निवेशक हैं। इन निवेशकों को निकालना नामुमकिन है, इसलिए इन पाखंडों को छोड़कर जितनी जल्दी हो सकता है चीन के साथ कूटनीतिक हल निकाला जाए तो वह बेहतर होगा। भारत चीन सीमा तनाव पर मीडिया और सियासत का युद्धोन्मादी रवैये पर अपनी राय रख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। सुनिए उनकी राय का यह हिस्सा। अपने देश में ले देकर जो चीजें सामने आई हैं, प्रधानमंत्री जी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो उनकी बैठक थी कोरोना को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर क्या हालात हैं देश में इस फेज में, तो उसमें उन्होंने जो हमारे देश के जो सैनिक सरहद पर मारे गए हैं उनके प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी मुख्यमंत्रियों ने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी सैनिकों को, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत संतुलित ढंग से उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि भारत किसी कीमत पर संप्रभुता जो उसकी है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं समझता हूं कि ये शुभ संकेत है कि अमेरिका की उकसावे भरी जो बातचीत है, खासकर मीडिया में जो सामने आ रही है, या ग्लोबल टाइम्स जो चीन का है वो जिस तरह की बातें कर रहा है, उससे एक काफी अलग सोच हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत सरकार की तरफ से अपनी पहली जो प्रतिक्रिया दी इस पूरे घटनाक्रम पर, जो एक ट्विटर के रूप में सामने आई, उन्होंने ट्वीट किया। उसमें उन्होंने जो शहीद सैनिक हैं उनके प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और पूरे उस संदेश में कहीं भी भारत और चीन के इस टकराव पर, गलवान वैली को लेकर, लद्दाख के सरहदी इलाकों को लेकर, एक दूसरे के दावे प्रतिदावे पर कोई कमेंट नहीं उन्होंने किया था। तो माना यह जा रहा है कि रक्षा मंत्री का जो ये कमेंट आया है वो जो उसमें एक संतुलन दिखाई देता है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच कुछ भी होता है या होता रहा है तो फौरन पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी पूरी एक लगता है कि जैसे अग्नि वर्षा होने लगती है शब्दों की, और ऐसा लगता है कि फौरन सब कुछ तय कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। बहुत रिस्ट्रेंड, बहुत संतुलित प्रतिक्रिया आ रही है, और चीन के जो शासक हैं उन्होंने तो अपनी ओर से कुछ बोला ही नहीं है। ले देकर चीन के जो प्रवक्ता हैं उनकी जो बात ग्लोबल टाइम्स में आई है, उन्होंने भी इसी तरह की एक रिस्ट्रेन या एक संतुलन कायम रखा है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इसकी व्याख्या अपनी तरफ से जरूर की है, और ग्लोबल टाइम्स को आधिकारिक पत्र माना जाता है। तो ये एक पहलू उभर कर सामने आ रहा है दोस्तों। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही हैरतंगेज बात है, एक बहुत अचंभे में डालने वाली बात है कि इस वक्त भारत के साथ जो सरहदें मिली हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज की, हर जगह सरहद पर तनाव दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पर पहले से बना हुआ है,
चाइना से विवाद जरूर था लेकिन तनाव नहीं था, एक तरह का तनाव शैथिल्य हमेशा रहता था। अभी भी गलवान वैली में जो हालात थे 15 दिनों से, 20 दिनों से या उससे भी ज्यादा दिनों से, उसमें कमांडरों की बैठक हुई थी, 2 बार बैठक हुई, 2-3 बार, और एक बार तो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के बड़े पदाधिकारियों की बैठक हुई और माना यह गया कि अब तनाव को तनाव शैथिल्य में तब्दील करके दोनों देश आगे बढ़ेंगे, दोनों की सेनाएं पीछे हट जाएंगी, या चीन अगर आगे बढ़ा है तो वो पीछे चला जाएगा। लेकिन इस बीच में घटना ये घटी कि अचानक सब कुछ ऐसा लगता है कि जो बातचीत चल रही थी वो डिरेल हो गई और दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। इसमें माना यह जा रहा है कि चीनी जो सैनिक हैं वो आगे आ गए थे, जिसको पीछे हटाने के क्रम में ये सारा कन्फ्रंटेशन हुआ है। आधिकारिक तौर पे अगर जो बयान आता है तो मैं समझता हूं कि उसके बाद उसकी व्याख्या की जाएगी, लेकिन जो मीडिया में जो चीजें आ रही हैं उस आधार पर मैं कह रहा हूं। अब दोस्तों एक बड़ी बात है कि नेपाल से भी अगर आप देखें, ये भारत और पाकिस्तान की हमने बात की, नेपाल से भी हमारे जो संबंध थे उसमें काफी बिगाड़ आया है और ऐसा कभी नहीं था जिस तरह के हालात हुए हैं। गोली तक चल गई और पता चला कि जो नेपाली सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने गोली चलाकर भारतीय एक नागरिक की या 1 या 2 की काफी जख्मी किया, मौत हो गई। तो ये हमारा कहना है कि ऐसे हालात में जो ये सरहद पर तनाव है इस महामारी के दौर में, वो एक अचंभे में डालने वाली बात है कि क्या ये महामारी में ये जो एक सरहदी तनाव दिखाई दे रहा है, जो भिड़ंत दिखाई दे रही है, ये क्यों है? इसके क्या आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरा देश महामारी से अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, अवाम बचाने की कोशिश कर रही है, सरकार भी अपने ढंग से कंट्रीब्यूट कर रही है। हालांकि सरकार की जो भूमिका है, सरकार के जो एक्शंस हैं, पहलकदमियां हैं, उनको लेकर हमारे समाज में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है कि जितना उसको करना चाहिए उतना वो नहीं कर पा रही है। अस्पतालों की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडिशनल जो और हो सकता था लॉकडाउन में जिसको बिल्ड करना था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये महामारी और युद्ध का जो रिश्ता है या महामारी और तनाव का जो रिश्ता है वो क्या है, ये देखने वाली बात है। इसलिए दोस्तों, अमेरिकी प्रेस हो, इजरायली प्रेस हो या यूके के ऐसे कुछ युद्धोन्मादी जो वेबसाइट्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा दोस्तों कहना यह है, और मैं इसमें निजी तौर पे ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि भारतीय आवाम के बड़े हिस्से की तरफ से भी मैं कह सकता हूं, किसान, मजदूर या साधारण लोग, मिडिल क्लास लोग, सचमुच हमारे देश के लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमारा देश जो है वो नहीं चाहता किसी भी कीमत पर कि कोई कन्फ्रंटेशन हो, तकलीफ हो, तनाव हो, हिंसा हो, सरहद पर झगड़े हों। और जो भी ऊपर के झगड़े दिखाई देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हुकूमतें लड़ जाती हैं, समाज नहीं चाहता, आवाम नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि कोई भी कन्फ्रंटेशन, चाहे वो सरहदी तनाव ही कई बार युद्ध के रूप ले लेते हैं, वो छोटी जंग या बड़ी जंग या फुल स्केल जंग, लेकिन होता क्या है कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। युद्ध जो है समस्याओं का किसी भी तरह समाधान नहीं है। इस बात को मैं शिद्दत के साथ रखना चाहता हूं। युद्ध समस्याओं की शुरुआत है। युद्ध जो है वो जो मसले होते हैं मुल्कों और मुल्कों के बीच में, उनको और बढ़ाता है, उनकी शुरुआत ही नहीं करता, उनको और बढ़ा देता है। तो ये जो लोग ये समझते हैं कि लड़ भिड़कर सब कुछ ठीक कर लेंगे, आर पार की हम कर लेंगे, वो दरअसल आर पार कभी नहीं आता दोस्तों। हमने करगिल में भी देखा, करगिल के समय भी यही कहा गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आर पार की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन उसका क्या निकला? आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हैं। सरहद पर कभी कुछ होता है, कभी कोई स्ट्राइक की जाती है, कभी वो कुछ करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए हम महामारी के इस दौर में जब पूरी दुनिया के देश अपनी आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम छटपटा रही है, ये बड़े लोगों की बीमारी जो बड़े लोगों ने हवाई जहाज़ों के जरिए एक दूसरे देशों में पहुंचाई, क्योंकि अमीरों के बीच की ये कुल मिलाकर एक बीमारी थी, और ये वायरस जो है ले दे करके अब गरीबों के ऊपर आ गया है। गरीब सबसे अधिक इस वायरस के कारण मारे जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। अपने देश में 3,54,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 11,000 से 11,500 लोग मर चुके हैं। ये संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये संख्या भी
शायद वास्तविक नहीं है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मैं इस तरह के किसी डेटा विवाद में नहीं फंसना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों ये सच है कि इस महामारी में हम जितना अपना ध्यान लगा सकें और जैसे हम इस महामारी से अपनी आवाम को मुक्त कराने में अपनी सारी की सारी ऊर्जा लगा सकें, इसके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है, मैं 2 बार कहता हूं कि सरहदी तनाव को हर हालत में डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से ही भारत को हल करना पड़ेगा और चीन को भी यही काम करना पड़ेगा। दोस्तों, टेलीविज़न चैनलों में बैठकर आराम से स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में चीख चीख कर कहना कि हम आर पार कर देंगे, हम मार काट मचा देंगे, लेकिन दोस्तों लड़ते हैं सैनिक, और सैनिक जो सामान्य घरों के होते हैं, जिन घरों पर कभी महामारी, कभी बीमारी, कभी लाचारी, कभी बेकारी हमला बोलती रहती है दोस्तों। तो ये एक केवल भारत की कहानी नहीं है, समूची दुनिया के आम देशों की कहानी है, और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि जो अमीर देश हैं उनकी भी कहानी है। इसलिए युद्ध हमेशा इसको नो किया जाना चाहिए। युद्ध की जो आशंका व्यक्त करने वाले या युद्ध को लेकर एक तरह का अजीब भाव जो दुनिया के कई मुल्कों में भारत और चीन के इस भिड़ंत को लेकर जो सैन्य झड़प हुई है, इसको मैं सैन्य झड़प कहता हूँ, सैन्य भिड़ंत केवल कहता हूँ, उसको जो मीडिया के एक हल्के में इसको युद्धोन्माद के रूप में पेश किया जा रहा है, और इसको ऐसा लगता है कि इसको खींचकर एक, अब जैसे एक जगह मैंने अभी पढ़ा, वो ये कह रहे हैं, एक विदेशी वेबसाइट कह रही है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। मैं समझता हूं कि ये खौफनाक विचार है। इन्हें मालूम नहीं है कि महायुद्ध क्या होते हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि वर्ल्ड वार क्या होती है। इसलिए दोस्तों, जो लोग वार, वर्ल्ड वार, युद्ध, महायुद्ध की बात कर रहे हैं, चाहे अपने देश के मीडिया के लोग हों या बाहर के लोग हों, वो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हमारी मनुष्यता के लिए, हमारे समाज के लिए और पूरी विश्व शांति के लिए, पूरे दुनिया की आवाम के लिए वो एक शत्रुता की जमीन तैयार कर रहे हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमारी खबरों को न्यूज क्लिक के वेबसाइट, न्यूज क्लिक के ट्विटर, न्यूज क्लिक के फेसबुक से आप पढ़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से आप न्यूज क्लिक के वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।